तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था ह्यूमनली सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओची और बाकी के सारे बच्चों को खजाना ढूंढने के लिए भेजा गया है, सिर्फ 2 दिन के लिए। बर्निंग सेक्टर के यंग मास्टर जाओची को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है यहाँ पर खजाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजने वाला हूँ, तो फिर तुम खजाने का क्या करोगे। फैन जूबी उसे कहता है तुमने टूर्नामेंट के दौरान मुझे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी किया था। न सिर्फ तुमने मुझे जख्मी किया बल्कि तुमने ब्लू मून प्रिंसेस को भी हथिया लिया। तुमने उसे अपने जाल में फंसा लिया है, जबकि वो मेरे भाई की पसंद थी। मेरा भाई उसको पसंद करता है। यहाँ पर ये दोनों गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, इसकी वजह से अब तुम्हारी जान जाने वाली है। यंग मास्टर अपनी तलवार लेकर जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है, जबकि हमारा जाओची जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हट जाता है और अपनी ड्रैगन फॉल स्वर्ड को निकाल लेता है। जाओची बड़ी स्पीड के साथ घूमते हुए पीछे चला जाता है फैन जूबी के पास और फैन जूबी को वहीं पर नीचे गिरा लेता है। जाओची उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था, तुम्हें लगा था कि मैं जख्मी और यहाँ पर तुम्हारे सामने अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन असल में मेरी इंजरीज तो हील हो चुकी हैं। मैं तो बस यहाँ पर नाटक कर रहा था कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपने आप को मेरे सामने शो करवाओ, ताकि तुम सभी लोग मेरे सामने आकर मर सको। मास्टर से कहता है तुम तो बहुत बड़े चालबाज निकले, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुमने यहाँ पर हमारी जान ली, तुमने अगर हमें मारा, तो हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही स्पेशल सोल मार्क है जो हमारे एल्डर्स ने इम्प्रिंट किया हुआ है। अभी यहाँ पर हमें मारने की कोशिश करेगा जो हमें मार डालेगा। कल तुम्हारे एल्डर मोली को इस बारे में पता चल जाएगा मैं किसने मारा है। जहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम बच नहीं पाओगे। ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर वाले तुम्हें ढूंढ कर मार डालेंगे। जाओची फैन जूबी के ऊपर अपना पैर जोर से मारता है और उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर इस बात से डरता हूँ कि तुम्हारा ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर मुझे मार डालेगा। कि उसी वक्त यंग मास्टर चिल्लाकर कहता है फोर्ट्रेस मास्टर मो कहाँ पर हो तुम, वहाँ पर छुपकर कर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ पर इस लड़के के ऊपर अटैक करो वरना ये हम सभी को मार डालेगा। उसी वक्त दूसरी तरफ से फोर्ट्रेस मास्टर अपने बाले को जाओची की तरफ फेंक देते हैं, क्योंकि वो फोर्ट्रेस मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ जाओची से बहुत ज्यादा है। अपने बाले के साथ जब जाओची के ऊपर अटैक करता है तो जाओची फैन जूबी की बॉडी को किक मारते हुए ऊपर की तरफ फेंक देता है और अपने सामने कर देता है। फोर्ट्रेस मास्टर मो का बाला उसकी बॉडी के अंदर धंस जाता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। एल्डर मोली जो कि वायर होते हैं वो उसी वक्त सेंस करते हैं उनका बेटा फैन जूबी मर चुका है, और जब वो इस इम्प्रिंट को महसूस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फोर्ट्रेस मास्टर मो के बाले के साथ उसकी मौत हुई है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ओ टियान भाई ये तुमने क्या कर डाला, हम लोगों का तो आपस में कोई भी झगड़ा नहीं था। ओनली बर्निंग सेक्टर के यंग मास्टर की जान तुमने क्यों ली है, तुमने एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। अब 1 महीना इंतजार करो, 1 महीने के बाद मैं तुम्हारे पूरे के पूरे थंडर फायर फोर्ट्रेस को बर्बाद कर दूंगा। जाओची भी हंसना शुरू कर देता है और मास्टर मो से कहता है मास्टर मो की स्ट्राइक तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, आपने सिर्फ एक स्ट्राइक के साथ बर्निंग सेक्टर के सेकंड यंग मास्टर को मार डाला, उसकी जान ले ली। तो हम देखते हैं कि बाहर जाकर ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर का वो बूढ़ा मास्टर मोली किस हालत में गुस्से में होगा। है कि वो तुम्हारे मो क्लैन वालों को पहले मारता है या फिर तुम मुझे पहले मारते हो। मास्टर मो उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं बकवास कम करो, चुपचाप मेरे हाथों से मरो। जैसे मास्टर मो उसके ऊपर अटैक करते हैं इसी वक्त पीछे से किंगजू आ जाती है। किंगजू अपनी स्नो रिबन के साथ जाओची को लपेट कर पीछे खींच लेती है। जाओची उसे कहता है किंगजू क्या तुम यहाँ पर स्पेशली मुझे बचाने के लिए आई हो। किंगजू जाओची को अपने साथ लेकर वहाँ से बड़ी स्पीड से उड़ जाती है और उसे कहती है तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से पहले यहाँ से निकलते हैं। मास्टर मो और यंग मास्टर दोनों वहीं पर होते हैं। यंग मास्टर मास्टर मो से कहता है मास्टर मो आप यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हैं, जल्दी से उस लड़के के पीछे जाएं। मास्टर मो से कहते हैं लेकिन उसके साथ जिया किंगजू है जो कि फ्रोजन ग्राउंड पैलेस से है, मैंने उसके सामने जाओची को मार डाला तो वो बाहर जाकर सभी को बता देगी, क्योंकि ये वाला सीक्रेट ड्राम तो बच्चों के लिए है कि मैं यहाँ पर आकर जाओची को पर्सनली मार रहा हूँ, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, सभी लोग मेरे नाम पर थू करेंगे। मास्टर से कहता है शायद तुम इस बार में भूल रहे हो कि तुमने मेरे छोटे भाई की जान ली है। इस वक्त एल्डर मोली बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया जाओची को मारने में तो फिर मैं बाहर जाकर उनसे कहूंगा कि तुमने वाकई में सेकंड ब्रदर को मारा है। अगर तुम जाओची को और साथ में जिया किंग दोनों को मार डालते हो तो बाहर जाकर अपने एल्डर मोली को बताऊंगा कि तुमने यंग मास्टर को जानबूझकर नहीं मारा, ये सिर्फ एक हादसा था। मास्टर मो के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और वो बड़ी स्पीड के साथ उनका पीछा करता है। तब के जाओची की वाइफ अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हुए अपनी आइस एनर्जी को रिलीज करती है और मास्टर मो के ऊपर अटैक करती है। मास्टर मो भी काफी हैरान होती है और कहते हैं ये तो सिर्फ एक 17 साल की बच्ची है, फिर इसके पास इतनी ज्यादा कोल्ड एनर्जी कैसे हो सकती है कि मैं इस वक्त स्काई परफॉर्म ड्राम की पीक पर हूँ। तो जाओची जल्दी से मोली से कहता है इसने मेरी और मेरी वाइफ के अच्छे टाइम को खराब करने की कोशिश की है। वो मोली से कहता है मोली प्लीज इसको मार डालो। तो मोली इसी वक्त बाहर निकलती है और मास्टर मो के सामने खड़ी हो जाती है। मास्टर मो से कहती है तुम कौन हो, जबकि मोली उसे कहती है मुझे ये बताओ कि तुम कैसे मरना चाहोगे, क्या ये प्रिंसेस तुम्हारे लिए चूज करे कि तुम कैसे मरोगे। एल्डर मो भी काफी घबरा जाती है और कहती है ये छोटी लड़की कौन है और ये कहाँ से आई है। तो मोली उसी वक्त अपने हाथ को घुमाती है। वो सिर्फ अपने हाथ को एक बार घुमाती है और मास्टर मो को मार डालती है। मास्टर मो को मारने के साथ ही वो जल्दी से अपनी बॉडी के ऊपर एक सील लगा देती है। वो सील को एक्टिवेट करती
है और जाओची से कहती है अब पूरे 1 साल के लिए मैं दोबारा अपनी परफॉर्म एनर्जी को यूज नहीं करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने अपनी कल्टीवेशन को सील कर दिया है। एक सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद जाओची की वाइफ जाओची को लेकर नीचे उतरती है, पीछे की तरफ देख रही होती है। वो जाओची से कहती है लगता है कि उसने हमारा पीछा करना छोड़ दिया है, हम लोग काफी दूर निकल आए हैं। जैसे वो लोग वहाँ पर नीचे लैंडिंग करते हैं, किंगजू वहाँ पर नीचे गिर जाती है जबकि जाओची उसके ऊपर होता है। किंगजू से कहती है चलो जल्दी से मेरे ऊपर से हटो, मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी हील हो चुकी है, तुम बिल्कुल ठीक हो, नाटक करने की जरूरत नहीं है। तो जाओची उठकर खड़ा हो जाता है। किंगजू से कहती है तुम्हें देखकर लगता है कि अब तुम अपने आप को संभाल लोगे, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे तुम्हारे साथ देखे। जाओची फिर से अपनी नौटंकी स्टार्ट करता है और उसे कहता है किंगजू मेरी वाइफ तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकती हो, क्या तुम इस बर्फ वाले इलाके में इतने खतरनाक एरिया में अपने हस्बैंड को अकेले छोड़कर जाओगी? हस्बैंड एंड वाइफ को तो अच्छे और बुरे वक्त में एक साथ होना चाहिए। किंगजू से कहती है तो फिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी करो, मुझसे पीछे मत रह जाना, मेरे साथ साथ तेज तेज चलो। जी भागता हुआ उसके पीछे आ जाता है और कहता हाँ क्यों नहीं मेरी वाइफ, मैं आ रहा हूँ। देर चलने के बाद जाओची का हीवनली पॉइजनस बीट चमकना शुरू कर देता है। जाओची उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर आसपास कोई बहुत ही पावरफुल खजाना है। जाओची सोच रहा होता है हीवनली पॉइजनस बीट तभी तभी चमकता है जब कोई बहुत ही हीवनली रैंक का या सेलेस्टियल लेवल का कोई वेपन हो या फिर कोई खजाना हो। लास्ट टाइम जब ये चमका था तब मुझे वहाँ से कोई घास फूस मिली थी, वो बहुत ज्यादा स्पेशल ग्रास थी। इसके अलावा मुझे इवल गार्ड का वो सीड भी मिला था, फायर सीड, तब से चमका था कि यहाँ पर भी कोई ऐसी ही चीज होगी। जाओची अपनी वाइफ से कहता है मेरी वाइफ मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी मास्टर ने कभी तुम्हें सीक्रेट राम के बारे में बताया कि यहाँ पर सीक्रेट राम से किसी को जो सबसे बेस्ट खजाना मिला है वो कौन सा खजाना था? जो उसे कहती है हाँ मेरी मास्टर ने एक बार मुझे बताया था कि यहाँ से तकरीबन 400 साल पहले एक बंदे को एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस मिला था। वो लोटस फ्लावर था जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता था। कहानियों के मुताबिक वो वाला लोटस फ्लावर ह्यूमंस की तरफ से एक गिफ्ट है, उसे इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल गिफ्ट है। इसे तकरीबन 400 साल पहले जाओ एक्टर का एक मास्टर जो कि सीक्रेट राम में आया था, उसे वो लोटस फ्लावर मिला था। उसने ट्रांसमिशन जेड को यूज करते हुए सभी लोगों को इस बारे में बताया, लेकिन उसके बाद उसे कभी भी देखा नहीं गया क्योंकि वो सीक्रेट राम से बाहर नहीं आ पाया और उसके बाद किसी को भी उस मास्टर के बारे में पता नहीं चला। पिछले 400 साल से किसी ने उस लोटस फ्लावर को भी नहीं देखा। जाओची कहता है मेरे मास्टर ने भी मुझे एक बार बताया था वो वाला लोटस काफी ज्यादा स्पेशल है, इतना ज्यादा स्पेशल है कि कोई भी इंसान जिसके पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन ना हो, वो 0 कल्टीवेशन पर हो, अगर वो उस लोटस फ्लावर को कंज्यूम कर लेता है तो वो डायरेक्टली अर्थ परफाउंड राम में जा सकता है। जाओची भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जाओची कहता है इस वक्त मैं ट्रू परफाउंड राम के पीक पर हूँ और इससे आगे स्पिरिट परफाउंड राम आती है, लेकिन अगर मैं लोटस फ्लावर को कंज्यूम कर लेता हूँ तो मैं डायरेक्टली स्काई परफॉर्म में पहुंच जाऊंगा। किंगजू का मजाक उड़ाते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि वो वाला लोटस फ्लावर तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगा, और अगर मिल भी जाएगा तो तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाओगे और वो तुम्हें इतनी आसानी के साथ अपने आप को एब्जॉर्ब करने देगा? जाओची की नजर उसके पीछे पड़ती है। जाओची किंगजू से कहता है किंगजू मेरी वाइफ मुझे ये बताओ कि वो लोटस फ्लावर दिखता कैसा है? किंगजू से कहती है कहानियों के मुताबिक वो नॉर्मल लोटस फ्लावर से साइज में काफी ज्यादा बड़ा होगा, उसके अंदर से बहुत ही ब्लू कलर की लाइट किल रही होगी, यानी वो चमक रहा होगा। किंगजू से कहता है मुझे ये बताओ क्या उस लोटस फ्लावर की जो पेटल्स होंगे, कि उसकी जो पत्तियां होंगी वो बर्फ यहाँ पे शीशे की बनी होंगी जो कि चमक रही होंगी, के अंदर से ब्लू कलर की शाइननेस निकल रही होगी? किंगजू से कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। किंगजू से कहता है तो फिर अपने पीछे देखो, मुझे लगता है कि मुझे वो फ्लावर मिल गया है। तो वो दोनों पीछे की तरफ देखती हैं तो वहाँ पर एक लोटस फ्लावर होता है। किंगजू ये देखते ही हैरान हो जाती है और उसे कहती है ये तो वही लोटस फ्लावर है, इसमें तो कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसा कि रैकेट्स में लिखा गया है, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। जाओची उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसे कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगा, ऐसे आगे मत बढ़ो, ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल बीस्ट भी होगा जो कि इसकी रक्षा कर रहा होगा। साथ ही नेक्स्ट सीन में वो उस फूल के करीब पहुंच जाते हैं। जाओची कहता है कि यहाँ पर बर्फ पड़ने की वजह से वो डीमन बीस्ट हाइबरनेशन में चला गया है, यहाँ पर किसी दूसरी गर्म गुफा में जाकर आराम कर रहा होगा, इस वजह से ये फ्लावर यहाँ पर इतनी आसानी से हमें मिल गया है। किंगजू से कहती है लेकिन इसको फूल को तोड़ना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि इस फूल को तोड़ने के दौरान जो तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ये इसको बड़े ही तरीके के साथ तोड़ना पड़ेगा। जाओची से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ और डॉक्टर्स को पता होता है कि जड़ी बूटियों को कैसे उखाड़ना है। जाओची कहता है मेरे पास हीवनली पॉइजनस बीड है, इसकी मदद से मैं किसी भी जड़ी बूटी को बड़ी आसानी से उखाड़ सकता हूँ, चाहे वो कितनी ही विशियस और पॉइजनस क्यों ना हो, उसको जड़ से उखाड़ूंगा और साथ ही इसे अपने हीवनली पॉइजनस बीड की स्पेस के अंदर रख लूंगा, तो मुझे इसे टच करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जाओची ऐसा ही करता है, वो उस फूल को अपने हीवनली पॉइजनस बीड में रख लेता है। साथ ही वो काफी हैरान भी होता है। जाओची कहता है इतना ज्यादा स्पेशल ट्रेजर इतनी आसानी
के साथ मिल गया, ये तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। इसी वक्त नीचे का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। जी किंगजू का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। लगता है कि इस फूल की रक्षा करने वाला बीस्ट वाकई में यहाँ पर ग्राउंड के नीचे हाइबरनेट कर रहा था और अब वो यहाँ से निकलने वाला है। इसे जल्दी यहाँ से भागना होगा, ना वो हमारे पर अटैक करके हमें मार डालेगा क्योंकि हमने उसके फूल को तोड़ा है। तो वो जैसे वहाँ से भागकर पीछे हटते हैं, उसी वक्त ग्राउंड टूटता है और वहाँ से एक बहुत ही बड़ा सा बीस्ट निकलता है और उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। ज़ाओची बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक टायरेंट परफाउंड बीस्ट है। टायरेंट लेवल का बीस्ट जो होता है ये एम्परर लेवल से भी ऊपर होता है। विला मास्टर जो कि बाहर खड़े होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है किसी ने टायरेंट लेवल के बीस्ट को जगा दिया है। लेकिन टायरेंट लेवल का बीस्ट यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहा है। विला मास्टर भी जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर जाना होगा क्योंकि टायरेंट लेवल का बीस्ट तो यहाँ पर बहुत सारे एम्परर लेवल के मास्टर्स भी आ जाएं तभी उसे नहीं हरा सकते। भी है वो तो मरने वाला है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मोली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। मोली कहती है बेवकूफ कहीं के, तुमने एक टायरेंट लेवल के बीस्ट को जगा दिया है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। मैंने थोड़ी देर पहले अपनी पावर्स को सील कर दिया, मैं उस सील को अनलॉक नहीं कर सकती। पूरे 1 साल के बाद ही वो सील अनलॉक होगी। आदि मोली उसे चिल्लाकर कहती है बेवकूफ, अब तो तुम वाकई में मरने वाले हो। ज़ाओची बेचारा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा ज़ाओची वाकई में जहाँ पर मरने वाला है या फिर कोई मिरेकल होगा और ज़ाओची टायरेंट लेवल के बीस्ट को भी हरा देगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।